से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अगर हमारा पशु बीमार हो गया तो इतना महंगा खरीदा मैंने, अगर इसकी मौत हो गई तो। पशुधन बीमा योजना, जी हाँ, पशुधन बीमा योजना करता है आपके नुकसान की भरपाई। देखिए दूरदर्शन किसान पर, सरकार आपके साथ। पशुधन बीमा योजना 18 दिसंबर शनिवार शाम 5:30 बजे। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया 155 करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पण। सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को भी किया संबोधित। का आर्थिक विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सहकारिता को मजबूती देना है जरूरी। देश के किसानों के लिए खुशखबरी। केंद्र की कुसुम योजना के तहत जल्द ही किसानों को अपने खेतों के लिए 2400 घंटे सौर ऊर्जा होगी उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यों और राज्य बिजली कंपनियों के साथ दिल्ली में की समीक्षा। योजना की निगरानी और बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में ग्रामीण व्यापार केंद्र और कई अन्य विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक में 2 दिवसीय आजीविका महोत्सव का किया शुभारंभ। जम्मू कश्मीर को जल जीवन मिशन के तहत 604 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान राशि की गई जारी। जम्मू कश्मीर की अगस्त 2022 तक हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने की है योजना। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2021-22 में जम्मू कश्मीर को 2747 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि की गई आवंटित। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं सहकारिता की। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 155 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं को इसमें शामिल किया गया है और आने वाले दिनों में इन शाखाओं को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना के साथ साथ ये भी कहा है कि हर गांव में जो सहकारी समितियां हैं वो भी होंगी, ताकि जो ग्रामीण हैं या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। कोऑपरेटिव बैंक के आधुनिकीकरण पर भी उन्होंने फोकस किया है। बहुत सालों से देश भर की कोऑपरेटिव संस्थाओं को इस बात की आस थी कि कोई न कोई आएगा और सहकारिता को केंद्र बिंदु में लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना करेगा। और मोदी जी ने देश भर के करोड़ों किसानों की इस इच्छा को आजादी के 75वें साल में पूरा करने का काम किया है और आज सहकारिता मंत्रालय की रचना होगी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी प्रदेश में सहकारी समितियों पर माफियाओं का राज हुआ करता था। 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद सहकारिता क्षेत्र में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। एक संस्था जो न्याय पंचायत स्तर पर भी है, तहसील स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए भी कार्य कर सकती है,
और राज्य के विकास का एक लोकतांत्रिक चेहरा देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती है। वह सहकारिता का यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ पिछले 4-5 वर्षों के अंदर आगे बढ़ा है। और देश के किसानों के लिए खुशखबरी है कि केंद्र की कुसुम योजना के तहत जल्द ही किसानों को अपने खेतों के लिए 2400 घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यों और राज्य बिजली कंपनियों के साथ दिल्ली में समीक्षा बैठक की। योजना और उसकी निगरानी की भी बैठक की। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बाइस्टो ने केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री ने आज समीक्षा, योजना और तैयारियों को लेकर राज्यों के साथ और बिजली कंपनियों के साथ एक बैठक की है। क्या है ये बैठक, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, 24/7 का आपका जो प्लान है उसके लिए ये जो मीटिंग थी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम लोग इस बैठक में 3-4 इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। एक तो एक नया योजना हम रोल आउट कर रहे हैं जो कि रिफॉर्म लिंक्ड स्कीम है। हम लोगों ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और IPDS के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को काफ़ी मजबूत कर दिया है। अब हम इसको मॉडर्न करना चाहते हैं, जो इसके लिए नई योजना है जिसकी चर्चा की, तो उसकी वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने किसानों के लिए कुसुम लाया, जिसमें कि अभी पहले किसान डीजल पंप यूज़ करते थे, उसको हम सोलराइज करने जा रहे हैं। और ये पूरे फीडर, कृषि फीडर को हम लोग सोलराइज कर रहे हैं। इंसिडेंटली हम आपको बताना भूल गए कि जो हम लोग ने दीनदयाल ग्राम ज्योति का योजना चलाया था, उसमें करीब हमने 1.25 लाख सर्किट किलोमीटर कृषि फीडर अलग किया, ताकि किसान को हम एकदम प्रमाणिक बिजली दे सकें, सुनिश्चित बिजली दे सकें। सारा फीडर को अब हम सोलराइज करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत और फीडर हम बना रहे हैं, सोलराइज कर रहे हैं। कुसुम योजना के तहत, कुसुम योजना के तो किसानों को ये दिन में बिजली मिलेगी, अभी तो रात में मिलती थी, दिन में मिलेगी और सस्ते दर पर या मुफ्त बिजली मिलेगी। सर, ये कब तक अचीव कर लेंगे हम? हाँ, ये अभी प्रगति ऑलरेडी है, प्रगति में। आज हमने समीक्षा की सभी राज्यों के साथ और सभी राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज जो पावर के हैं, बहुत हल्का, तो काफ़ी अच्छी प्रगति है हमारी। हमको लगता है कि जो जितने किसान हैं सबको कवर करने के लिए, सोलराइज करने के लिए हमको लगता है कि करीब 2 साल और हमको लगेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, वैसे एक चीज़ हम बता दें, किसानों को ऑलरेडी हम बिजली दे रहे हैं। एग्रीकल्चर फीडर जैसे हमने बताया ना, करीब 1.25 लाख किलोमीटर हम लोगों ने बनाया, अभी और हम एग्रीकल्चर फीडर बनाने जा रहे हैं। ऑलरेडी बिजली हम लोग दे रहे हैं। ये तो हम सोलराइज कर देंगे तो उनको बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी, दिन में हो जाएगी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जिनका यह कहना है कि 2 साल के अंदर अंदर किसान भाइयों को दिन में भी सूरज से यानी कि सोलराइज इलेक्ट्रिसिटी मिला करेगी। कैमरामैन KG के साथ मैं विशाल बाइस्टो, दिल्ली। और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण व्यापार केंद्र और कई अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 49.19 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। धामी ने कहा कि अल्मोड़ा और पौड़ी में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया गया है, इससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने जिला प्रशासन को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरकार का प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की मजबूती और स्वरोजगार योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचाना है। प्रदेश में स्वरोजगार से जुड़े हर व्यक्ति को इसमें सहभागी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना आने वाले समय में पर्यटन व आर्थिकी का मुख्य आधार बनेगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 3600 होम स्टे पंजीकृत है, जिनसे 8000 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के महोत्सव सिर्फ औपचारिक न रह जाएं, इसके लिए अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और जनता सभी को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा। उसके उद्देश्य से 2 सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, लोकल उत्पाद बनाते हैं, अभी उनको मौका नहीं मिलता है, उनको आगे चलकर मौका मिले, जिससे हमारी आजीविका भी बढ़ेगी, हमारा पलायन भी रुकेगा। और हमारा जो होम स्टे है उसके लिए भी यहाँ पर आज ट्रेनिंग का सत्र लगाया गया है कि होम स्टे को और कैसे बढ़ाया जाए, जो आगे चलकर हमारी आजीविका और आर्थिकी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।
और जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने इस केंद्र शासित प्रदेश को 604 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2021-22 में केंद्र शासित प्रदेश को 2747 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि आवंटित की गई है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए आवंटन से लगभग 4 गुना अधिक है। जम्मू कश्मीर ने अगस्त 2022 तक हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनने की योजना बनाई है। केंद्र शासित प्रदेश के 18.35 लाख ग्रामीण परिवारों से 10.39 लाख घरों में नल के पानी के कनेक्शन है। इस दुर्गम इलाके के अनेक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों और परिवहन की चुनौतियों के बावजूद गांवों में नल से पानी की आपूर्ति के प्रावधान के लिए जल आपूर्ति कार्य जोर शोर से चल रहा है। श्रीनगर और गांदरबल के 2 जिलों और 1070 गांवों के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी के कनेक्शन देने का प्रावधान करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, क्योंकि वर्ष 2021-22 में भारी बढ़ोतरी के साथ 2747.17 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया था। और अब बात करेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कैसे प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य पालन तथा शूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद की 490.82 लाख रुपए की एक परियोजना ग्रांट की गई, जिसमें पूर्वोत्तर में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। अलग अलग राज्यों में पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य पालन एवं शूकर पालन को बढ़ावा देने की एक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसका फायदा जो मछली की खेती करने वाले किसान हैं उनको मिलेगा। शिलोंग को 196.32 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के निचले जैसे सुबनसिरी जिले, असम के कार्बी आंगलोंग में भी प्रारंभ हो गई, वहां भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। दूसरे जिलों की बात करें तो मणिपुर के इम्फाल पश्चिम, सेनापति, चूराचांदपुर, फिरजावल और तामेंगलोंग में भी शुरुआत की गई। मेघालय की बात करें तो मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स एवं पूर्वी खासी हिल्स जिलों में भी मत्स्य योजना को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य है ग्रामीण समुदायों को रोजगार तथा आय के अवसर प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। राज्य के उत्पादन आंकड़ों में वृद्धि करना है ताकि मात्रा और मूल्य संवर्धन दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। टेबल फिश के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए मछलियों के तालाब की स्थापना करना भी, यानी कि जो किसान मछली तालाब बनवाना चाहते हैं उनके लिए भी उनको सहायता मिलेगी। शूकर के मांस के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए शूकर पालन चर्बी इकाइयों की भी जगह जगह अलग अलग राज्यों के जिलों में स्थापित किया जाएगा। बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए टेबल फिश और ताज़ा शूकर के मांस का उत्पादन बढ़ाना भी इस योजना का एक लक्ष्य है। टेबल फिश और ताज़ा सुअर के मांस से किसान की आमदनी दोगुनी हो सकती है। खेती तो कर ही सकते हैं, खेती के साथ साथ वो मत्स्य पालन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ताजी मछली व सुअर के मांस के आयात को कम करना और अधिशेष की बाहरी बाजारों में आपूर्ति करना भी इस योजना का एक बड़ा मकसद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना कोरोना काल में समाज के कमजोर और गरीब तबके के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना ने बड़ी संख्या में कोरोना पीड़ित गरीब तबका इससे लाभान्वित हुआ है। कई दूसरी बीमारियों के साथ आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में कोविड-19 भी कवर होता है। इस स्कीम में शामिल किसी भी निजी अस्पताल में कोरोना की टेस्टिंग और इलाज मुफ्त में किया जा सकता है। इस योजना से लाभान्वित गरीब परिवारों का क्या है कहना, इस योजना के बारे में देखते हैं हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना काल में वरदान बनी पीएम जन आरोग्य योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को हेल्थ कवर, करीब 50 करोड़ लाभार्थियों को हेल्थ कवर, 5 लाख रुपए प्रति परिवार का हेल्थ कवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की थी, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें करीब 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों यानी 50 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार सालाना का हेल्थ कवर मिलता है। कई दूसरी बीमारियों के साथ ही आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में कोविड-19 का भी कवर होता है। स्कीम में शामिल किसी भी निजी अस्पताल में कोरोना की टेस्टिंग और इलाज मुफ्त में किया जाता है। इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत निजी अस्पतालों में क्वारंटाइन का खर्चा भी कवर होता है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी योजना है। यह योजना गरीबों और बुजुर्गों के लिए विशेष लाभकारी है, जिससे जो भी बीमारी होती है उसमें उन्हें
बहुत ही अच्छा इलाज मिलता है, जिससे वो सभी लाभान्वित हो रहे हैं। इस हेतु हम प्रधानमंत्री को विशेष धन्यवाद देते हैं कि वो ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे सभी लाभान्वित हों, जैसा कि मैं साक्षात लाभ ले रही हूँ। मैं आयुष्मान भारत से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने जो भी इलाज कराया अभी तक सबको संतुष्टि मिली है और हमें इससे लाभ मिला है और आगे चल के भी लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो भी हमें जारी किया गया है वो हमें सब लाभ मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कमजोर तबके के परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच काफी मुश्किल हुआ करती थी। पहले की सरकारों ने निर्धन परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए योजनाएं तो खूब बनाई, लेकिन कोई भी योजना जमीनी स्तर पर परवान न चढ़ सकी। निर्धन परिवारों के लिए हमेशा से ही स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस बीच निशुल्क इलाज के दावे तो खूब हुए, लेकिन ऐसी कोई योजना जमीनी स्तर पर परवान न चढ़ सकी जो देश की एक बड़ी आबादी को हेल्थ कवर प्रदान करे और गरीब परिवारों को भी बड़े अस्पतालों में निशुल्क इलाज मिल सके। सरकार की जो ये योजना आई है आयुष्मान भारत, इसके आने से हमें गरीबों को बड़ी सहायता मिल रही है। इसका हम सिर्फ एक आधार कार्ड इनका लाए अपने रिश्तेदारों को, हमने इनको दिखाया, उनको टेस्ट वेस्ट किया और हमारा इलाज जो है बिना खर्चे के शुरू हो गया। जो गरीबों के लोग परेशान रहते हैं, दर दर भटकते हैं, पैसे की वजह से इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो आज वो लोग दुआएं दे रहे हैं सरकार को, क्योंकि उनका जो इतना जिन पे पैसे नहीं हुआ करते थे उनका इलाज फ्री मुफ्त हो रहा है और 2-4-5 लाख रुपए तक वो अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं। इतनी बड़ी जो योजना सरकार ने दी है तो बहुत अच्छी बात है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है। आजादी के बाद हर नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन उनमें से कोई भी योजना समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े आम आदमी तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना ने ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों के निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाया है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें गांव के भूमिहीन परिवारों से लेकर शहर में रहने वाले अंतिम पंक्ति के हर आम आदमी को शामिल किया गया है। और मजहबी एकता के लिए विश्व प्रसिद्ध शहर अजमेर स्थित आना सागर झील राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। 1150 ईस्वी के बीच निर्मित यह झील अजमेर आने वाले पर्यटकों के लिए कई सैर सपाटे का एक प्रमुख केंद्र हुआ करती थी, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते आज ये प्रदूषण का शिकार हो रही है। पेश हमारे संवाददाता ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। ये मनोरम नजारा है अजमेर स्थित अरावली की पहाड़ियों की मनोरम वादियों से युक्त आना सागर झील का। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज चौहान द्वारा जन सहयोग से 1135 और 1150 ईस्वी के बीच निर्मित ये झील 13 किलोमीटर तक फैली है। बाद में शाहजहां द्वारा 1637 में इसका मंडप बनाया गया। अजमेर की लाइफलाइन माने जाने वाली इस झील के तट पर दौलत बाग गार्डन का निर्माण जहांगीर द्वारा किया गया था, जो झील की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। आना सागर तो बहुत पुरानी हमारी यहाँ की झील है। इसने अजमेर के लिए एक लाइफलाइन का भी काम किया है। यहाँ एक सुंदर बारादरी बनी हुई है, यहाँ पर रैम्पार्ट है, यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। आवश्यकता इस रूप की है कि आना सागर के जल को, फॉय सागर के जल को ही नहीं बल्कि इन दोनों के इतिहास को बचाया जाए और हाइड्रो जियो टूरिज्म के रूप में अगर इन्हें सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर अपन कर देते हैं तो आत्मनिर्भर होने से ये दोनों ही सुंदर झीलें यहाँ बच सकती है। झील की खूबसूरती को निहारने के लिए अजमेर आने वाले सैलानी भी यहाँ आकर बेहद रोमांचित हैं। ये देखने के लिए इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, बच्चे लोग आते हैं, तो ऐसी झीलें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना होनी चाहिए। अच्छा लग रहा है, मछलियाँ देखी, मछलियाँ को खाना खिलाया। हालांकि अपने मूल स्वरूप को तरसती ये झील आज स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते प्रदूषण का शिकार हो रही है। कैचमेंट एरिया कम होने की वजह से इसमें पानी की आवक कम हो गई और पानी की आवक कम होने की वजह से इसके अंदर जो दूसरे शहर के जो गंदे नाले थे उन गंदे नालों का मिलान इस आना सागर से कर दिया गया। जो जल जीवन था, जल अमृत था, उसको आना सागर में नाले डालकर उसको एक विष बना दिया गया।
विशेषज्ञों के अनुसार पानी की किल्लत से जूझ रहे राजस्थान जैसे प्रदेश में जल संरक्षण के लिए ग्राम स्तर पर झील या टाका बनाकर जल संरक्षण की जरूरत है। यहाँ अरावली की चट्टानें, दिल्ली फोल्ड बेल्ट की चट्टानें, यहाँ से जो पानी आता है इसको यदि हम सही ढंग से वाटर बॉडीज बनाकर, बांध बनाकर और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर उतार कर यदि हम पानी को संरक्षित करें तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे वर्ष तक किसी तरह के पानी की कोई तरह की समस्या नहीं है। पानी को संरक्षण की आवश्यकता जरूर है। गौरतलब है कि आना सागर झील राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है और अजमेर आने वाले पर्यटकों के लिए न केवल मनोरंजन बल्कि इतिहास व जलीय संस्कृति को समझने का बेहतरीन माध्यम भी है। अजमेर शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती मेरे पीछे जो झील आप देख रहे हैं यह है अन्ना सागर झील। इस झील का निर्माण 1135 से 1150 के बीच यहाँ के शासक अन्नोराज उर्फ अन्ना जी ने करवाया था। आज ये शहर की न केवल खूबसूरती में चार चांद लगाती है बल्कि पर्यटकों की आवाजाही का महत्वपूर्ण केंद्र बनने के साथ साथ शहर की जलापूर्ति सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा माध्यम भी बन रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की प्राकृतिक झीलों को आज न केवल सहेजने की ज़रूरत है बल्कि गंदगी मुक्त करके इन्हें स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनाने की भी महत्वपूर्ण ज़रूरत है। अजमेर से मैं ओपी यादव। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। जम्मू कश्मीर में गेहूं की बुवाई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें, गेहूं के खेत में निराई भी कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। सरसों के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। यहाँ गोभी के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। अभी तिल के खेत में निराई और गुड़ाई करें। जम्मू कश्मीर में प्याज के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, वहीं प्याज की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा चने के खेत में निराई करने का सही समय है। किसान मटर के खेत में निराई करते रहें। मटर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लहसुन की रोपाई कर लें। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, वहीं गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में निराई और गुड़ाई भी करें। गन्ने की कटाई करते रहें। इसके साथ ही अरहर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अरहर के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड में तिल के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान काबुली चने की बुवाई कर लें। काबुली चने के खेत में निराई और गुड़ाई करने का समय उपयुक्त है। साथ ही गाजर के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। उत्तराखंड में गाजर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है।
तो खेती किसानी के अलावा कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस समारोह में होंगे शामिल। राज्य की कई अहम परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने वाले भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का 2 दिवसीय दौरा आज। गृह मंत्री अहमदनगर में सहकार परिषद सम्मेलन में भाग लेने के अलावा कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। साथ ही पुणे नगर निगम में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का भी शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में फिक्की के 94वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। वे रक्षा क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं और भारतीय उद्योग के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में अपने विचार साझा किए। आयकर विभाग ने आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर छापा मारा है। जिन लोगों के यहां छापा पड़ा है वह समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया और छापे की कार्रवाई जारी है। जिन लोगों के यहां यह कार्रवाई चल रही उनमें सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय, जैनेन्द्र यादव और मनोज यादव शामिल हैं। राजीव राय के बंगलौर स्थित घर में भी छापेमारी का विरोध देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। और दिल्ली सहित उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मैदानी इलाकों में बर्फबारी के कारण उत्तर प्रदेश में भारी ठंड। राजस्थान के चुरू में पारा 0 डिग्री से नीचे पारा। तो किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार। अगर हमारा पशु बीमार हो गया तो